हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी प्रत्यूष। हम एलटी ग्रेड 2018 के पेपर के एनालिसिस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है सबसे चौड़े महाद्वीपीय मग्न तट कहाँ पाए जाते हैं। सिंपल सीधी सी बात, जब ओशियनोग्राफी पढ़ते हैं तो जब हम कॉन्टिनेंट से ओशियन की टेरिटरी में एंटर करते हैं, सबसे पहला जो हमको मिलता है वो मिलता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, यानी कि महाद्वीपीय मग्न तट। उसके बाद हमको स्लोप, बाकी ओशन के प्लेन, एबिसल प्लेन, ये सब आगे मिलते हैं। क्वेश्चन पूछा सबसे चौड़े महाद्वीपीय मग्न तट कहाँ पाए जाते हैं। आप देख रहे हैं क्वेश्चन पूछा इसने ओशियनोग्राफी से उठा के महाद्वीपीय मग्न तट के बारे में। अब पूछ रहा है कि सबसे चौड़े कहाँ मिलते हैं। उनका चौड़ा होना और पतला होना, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चाहे वो मिनरल बेसिस पे हो, कभी मिनरल मिलते हैं या नहीं, या वो पोर्ट से रिलेटेड हो, उसकी इंपॉर्टेंस होती है। हम देखते हैं कि इंडिया के किस पार्ट में ज़्यादा चौड़े कॉन्टिनेंटल शेल्फ हैं और किस में नहीं है। तो ये क्वेश्चन वहाँ से है, बट ये पूछ रहा है कि कहाँ पर सबसे चौड़े मिलते हैं। बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है, ये बहुत बार बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका डायरेक्ट आंसर है आर्कटिक महासागर में। ठीक है, आर्कटिक महासागर में सबसे चौड़े मिलते हैं। अब इससे और क्या क्वेश्चन बना सकता है, तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो अगर पूछे इनका ढाल कितने डिग्री का होता है, तो आप बताएंगे 1 से लेकर 3 डिग्री। यानी जब ऐसे आप चलना शुरू कीजिए कॉन्टिनेंटल शेल्फ में, तो ये देखिए हल्का सा झुकाव रहेगा। भाई आप ओशन की तरफ जा रहे हैं ना, तो गहराई तो थोड़ी रहेगी। अब ये जो गहराई है वो ऑन एन एवरेज आपको मिलती है 100 फैदम। एक फैदम में 6 फीट होते हैं, तो मतलब 600 फीट। अगर डिग्री देखें आप इसके स्लोप की, यहाँ से ऐसे करके अगर आप इसको मापेंगे, तो ये आपको 1 से लेकर 3 डिग्री का स्लोप आपको मिलेगा। बहुत ही स्लाइट स्लोप है। ठीक है। और एक और क्वेश्चन इससे बनता है कि अगर पूछे कि समस्त महासागरीय नितल के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है महाद्वीपीय मग्न तट, तो आप बताएंगे 8.6%। यानी जितना पूरा ओशन लैंडफॉर्म है उसका 8.6% सिर्फ कॉन्टिनेंटल शेल्फ ही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 22। अब ये क्वेश्चन क्या, ये भी बहुत क्लासिक क्वेश्चन है। जैसे आपको क्वेश्चन दिखे, आप देखिए लेक वान टर्की में मिलती है और इसकी सैलिनिटी 330 पार्ट्स पर थाउजेंड मिलती है। इसके बाद कई ऐसी वाटर बॉडीज़ है जिसकी सैलिनिटी काफ़ी हाई है, जैसे डेड सी हो गया। ठीक है, ग्रेट सॉल्ट लेक है। अब अगर क्वेश्चन ऐसे अलग सा क्वेश्चन बन जाए कि पूरे महासागर की, पूरे ओशन की एवरेज सैलिनिटी कितनी मिलती है, तो आप बताएंगे 35 पार्ट्स पर थाउजेंड। ठीक है। अब जैसे आपने रेड सी का नाम सुना होगा, थोड़ा इनक्लोज सी है, वो थोड़ा सा बंद है। तो उसमें अगर कहा है कि लवणता अधिक पाई जाती है, उसके क्या कारण हो सकते हैं। देखिए 2 कारण तो उन्होंने सीधे दिए हुए हैं यहाँ पे। पहला है तीव्र वाष्पीकरण, यानी कि अगर एक वाटर बॉडी ऐसे है, ठीक, यहाँ पे वाष्पीकरण बहुत तेज हो रहा है, धूप ज़्यादा तेज पड़ रही है, तो जो पानी है फ्रेश वाटर वही वाष्पीकृत होगा। बाकी जो सैलिनिटी है वो और बढ़ती चली जाएगी। ताज़ा पानी चला जा रहा है, बस खाली ये जो हमारी सैलिनिटी है ये रह जा रहे हैं, बस NaCl MgCl ये सब बस रह जा रहे हैं। इसके अलावा अगर कोई नदी ऐसी हो जो ताज़ा पानी बार बार ले आके डाल रही है, तो पानी का अमाउंट बढ़ जाए तो सैलिनिटी भी कम हो जाए, लेकिन वो भी नहीं हो रहा। तो नदियों वाटर, जो फ्रेश वाटर का इन्फ्लक्स है वो ना होना और इवेपोरेशन का हाई होना, ये 2 रीज़न यहाँ पर हमको दिख जाते हैं। यहाँ लेक टिटिकाका फेमस है, कई बार पूछा जाता है। साउथ अमेरिका में पेरू बोलिविया, याद रखें PB। ठीक है, PBT याद कर लीजिए। पेरू बोलिविया में लेक टिटिकाका है, जो वर्ल्ड की सबसे ऊंची नौगम्य झील है। अगला क्वेश्चन, ओशन करंट के तो बिल्कुल ये पीछे पड़ गए हैं बिना हाथ धोए। कौन सी धारा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण से उत्तर की ओर, मतलब कि ऐसे है तो उत्तरी गोलार्ध में साउथ से नॉर्थ की तरफ कौन सी जा रही है। तो अब जहाँ मैंने बनाया, यहाँ देख के आप बता देंगे। यहाँ जापान के साइड में, अगर आप जापान देखिए तो उसके साइड में एक ऊपर से नीचे आती है, एक नीचे से ऊपर धारा आती है। जापान ऐसे बिल्कुल नहीं दिखता, मैंने बस बताया है। एक जाती है क्यूराइल, एक जाती है कौन सी, क्यूरोशियो। क्यूरोशियो नीचे से ऊपर, यानी कि साउथ से नॉर्थ में, और क्यूराइल जिसको ओयाशियो ही बोलते हैं, वो नॉर्थ से साउथ की तरफ बहती है। एक कोल्ड है, एक वार्म है। इसके बारे में पूरा अलग वीडियो बना के मैं बहुत अच्छे से आप समझाऊंगा। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में चाहिए तो आप यहाँ आराम से वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। यहाँ हम सिर्फ एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, अलग अलग वीडियोज में हम ओशन करंट को बहुत अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अब अगेन फ्रॉम ओशनोग्राफी। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, ओशनोग्राफी से क्वेश्चन है, कह रहा है निम्न में से कौन सा निक्षेप महासागरों में सबसे ज़्यादा गहराई वाले भाग में मिलता है। रेड क्ले, रेड ऊज, डायटम ऊज या फिर ग्रीन ऊज, ये सारे ऑप्शन है। तो रेड क्ले है जो ये सर्वाधिक गहराई वाले पार्ट में मिलता है। ओशनोग्राफी इनका फेवरेट हो गया था इस बार, बहुत क्वेश्चन इससे पूछे हैं। वैसे बेसिक क्वेश्चन है, आप इनको बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज इट आस्किंग, सेइंग कि कौन सी दक्षिणी अटलांटिक, साउथ अटलांटिक ओशन की कोल्ड ओशनिक करंट कौन सी है। तो जब आप इसके बारे में देखेंगे, ओशन करंट में पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से। आप ओशन करंट से इतने ज़्यादा क्वेश्चन रिलेटेड होते हैं। ओशन करंट कौन सी गर्म है, कौन सी ठंडी है और वो क्यों है,
उसका डायनामिक रीज़न क्या है, उसका थर्मल रीजन क्या है, ओशन करंट से डिजर्ट्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है, कहाँ डिजर्ट बनते हैं, कहाँ नहीं बनते हैं, इसका सैलिनिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है भाई, इसका पोर्ट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इससे फॉग पे क्या इम्पैक्ट आता है, इससे फिश प्रोडक्शन पर क्या इम्पैक्ट आता है। ओशन करंट इन वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इन ज्योग्राफी। तो इसका अलग से मैं वीडियो बना के आपको बिल्कुल अच्छे से बताऊंगा, यहाँ पे आप इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट पेलाजिक डिपॉजिट्स। पेलाजिक जैसे आप सुनिए, तो पेलाजिक बना है, ये देखिए पेलागोस से बना है, इसका मतलब होता है ओशन, समुद्र। अब पेलाजिक निक्षेप की जब डिपॉजिट की बात करेंगे तो वो जीवों, वनस्पतियों के अवशेष तथा कार्बनिक तत्वों के निक्षेप से बनते हैं। यानी कि ये जो शैवाल ऑप्शन आपको दिख रहा है, इसको आप तुरंत पट से टिक कर कर आगे बढ़ सकते हैं। आप देख रहे हैं ओशनोग्राफी से कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोलर सिस्टम से एक क्वेश्चन आ गया, किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। आप सन से चलना शुरू करिए, मरकरी, फिर आ जाएगा क्या आपके पास, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस। अब ये देखिए आपकी जो पहले के दो हैं, मरकरी और वेनिस, इनका कोई उपग्रह नहीं है। इसके बाद हमारे अर्थ का चंदा मामा हो गए, हम मंगल के फोबोस डिमोस, फिर जुपिटर सैटर्न के तो भरे पड़े हुए हैं, तो बहुत ढेर सारे हैं। वीनस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप देख लीजिए, ये सबसे चमकीला और सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह है, ठीक है। इसे सांझ का तारा, इवनिंग स्टार और भोर का तारा कहते हैं। अब ये क्वेश्चन जो आता है ना, गर्म ग्रह है, तो आपके दिमाग में आएगा यार पहले तो मरकरी है, तो मरकरी क्यों नहीं है। मरकरी, आराम से समझ लीजिए, मरकरी का कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, रेज आती हैं वापस चली जाती हैं। वीनस का थिक CO2, 90% प्लस CO2 का एटमॉस्फेयर वहाँ मिलता है, तो जैसे ही हीट अंदर आती है ना, उसको ट्रैप कर लेता है, जैसे हमारे यहाँ होता है ग्रीन हाउस गैसेज जो काम करती हैं। CO2 तो बहुत ही भाई कुख्यात गैस है, हमारे यहाँ भी बढ़ती चली जा रही है, हमारी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। तो जब आप वीनस पे देखेंगे तो ये 90% भरी पड़ी है, तो जो हीट आती है उसको ट्रैप कर लेता है, तो इसलिए पूरा एकदम गर्म गोला हो गया ये, ठीक। अब गर्म है तो चमकता ही बहुत ज़्यादा है, सांझ का तारा, भोर का तारा बोलते हैं, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार। अब इसकी एक और बड़ी क्वालिटी है वीनस की, ये क्या है, अपने एक्सिस पर ईस्ट टू वेस्ट रोटेशन करता है। बाकी सारे वेस्ट टू ईस्ट करते हैं, ये भाई साहब वेस्ट टू ईस्ट करते हैं। इसके साथ इनके एक भाई हैं यूरेनस, ठीक है। वीनस और यूरेनस ये दोनों विपरीत मूवमेंट ऐसे करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूछ रहा है फिलामेंट शब्द का प्रयोग। अब ये कई परिकल्पनाएं हैं, ग्रहाणु, ज्वारीय, सुपरनेवा, इंटरस्टेलर, ये सारी ऐसी परिकल्पनाएं हैं जो पृथ्वी कैसे बनी या पूरा सोलर सिस्टम कैसे बना, उससे संबंधित ये सारी हमको परिकल्पनाएं देखती हैं। इस पे एक वीडियो अलग से ही बनाऊंगा मैं, बहुत ज़रूरी है कि कौन सी परिकल्पना किस सन में किसने दी, उसके इंपॉर्टेंट टर्म कौन कौन से हैं, ताकि अच्छे से हमें याद हो जाए। यहाँ देखेंगे तो जेम्स जी ने 1919 में दी थी और जेफरी ने इसको अमेंड किया था 1929 में, तो ये दोनों नाम बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, तारों की निश्चित गैस एवं धूल के राशि के पिंड को क्या कहते हैं। इसका सीधा आंसर नेबुला है, आप सभी को पता होगा। एक नेबुलर हाइपोथेसिस आई थी, एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम 1796, फ्रेंच साइंटिस्ट लाप्लास, इन्होंने ये बुक लिखी और निहारिका पलकंडा यानी कि नेबुलर हाइपोथेसिस दी। उन्होंने कहा कि गैस और धूल का जो पूरा पिंड होता है उसको हम बोलते हैं नेबुला, तारे वगैरह उसी से बने हैं, उसी में बनते हैं, ये सब बताया। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस ये किसने दी। एफ होयल ने दी, नहीं। हेरोल्ड जेफरीज ने, बिल्कुल नहीं। रसेल ने, नहीं। ऑटो स्मिथ ने, हाँ। अब ये क्या मुझे याद है या आपको याद हो जाएगा इतनी आसानी से, बिल्कुल नहीं। सारे नाम लिख के कब किसने क्या दिया, ट्रिक बना के रट्टा मार मार के हम इसको पढ़ेंगे एल्टी ग्रेड के एग्जाम के पहले ही। तो अगर आपको इसको मिस नहीं करना है, ओशन करंट हो गई, ओशनोग्राफी के क्वेश्चन हो गए, ऐसी परिकल्पनाएं हो गई, कब दिया, किसने दिया, क्या दिया, ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। पूरा वीडियो बना बना कर हम इसको अच्छे से समझेंगे। तो अगर आपको भी पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करिए जैसे भी आपको पढ़ना है, जो भी कमी लगी, जो अच्छा लगा, दोनों चीज़ें बताइए, हम बिल्कुल इसको फॉलो करेंगे। और ऐसे ही करते रहिए स्टडी विद पीयूष। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।